हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन लर्निंग। आज हम क्लास 12 के रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक यानी कि यूनिट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं। एक्चुअली क्लास 12 का हर एक यूनिट कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में बटा हुआ है, ठीक है। तो हमारा जो रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक है, जो यूनिट 1 है, इसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको रिलेशन पढ़ना है, हर तरह के रिलेशन के बारे में पढ़ना है, फंक्शंस पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है एंड लास्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ना है। जब हम ये चारों लेसन को कंप्लीट कर लेंगे तब हम अपने यूनिट 2 में जाएंगे। तो आज हम अपना पहला चैप्टर जो कि है रिलेशन, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं रिलेशन। बहुत ही छोटा सा ये टॉपिक है, 2 से 3 वीडियो में ये टॉपिक खत्म भी हो जाएगा। तो ये हमारा लेक्चर 1 है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। आपने क्लास 11 में सेट पढ़ा है, आपने सेट पढ़ा है और होपफुली आपको याद होगा अच्छे से सेट का कॉन्सेप्ट। तो देखिए, सबसे पहले ए क्या होता है। ए कोई एक सेट होता है, कोई भी सेट, मान लीजिए हमने ले लिया 1, 2 एंड 3, ये कोई एक सेट है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट पे नहीं हूं, आपको कुछ जनरल चीजें बता रही हूँ कि कोई एक सेट है आपके पास ए, और अगर आपको ए क्रॉस ए निकालने बोला जाए तो आप क्या कीजिएगा, ए को ही 2 बार लिखिएगा ना, 1, 2, 3 एंड अगेन क्रॉस 1, 2, 3। अब इसका क्रॉस वैल्यू कैसे निकलता है, हर एक एलिमेंट को हर एक के साथ लिखते हैं। जैसे आप यहाँ से 1 पिक कीजिएगा तो 1 को पहले 1 के साथ लिखिएगा तो ये 1, 1 हो गया। फिर 1 को 2 के साथ लिखिएगा तो ये 1, 2 हो गया। फिर 1 को 3 के साथ लिखिएगा तो ये 1, 3 हो गया। अगला अब 2 की बारी है तो 2 को 1 के साथ लिखेंगे तो 2, 1 हो गया। अब देखिए, यहाँ 1, 2 है और यहाँ 2, 1 है, दैट मीन्स कि दोनों एक दूसरे से अलग है। अब फिर 2, 2, ये 2, 2 हो जाएगा। फिर ये अगेन 2 एंड 3, ये 2, 3 हो जाएगा। और अगेन ये 3, 1, फिर 3, 2 और उसी तरह से 3, 3, ठीक है। अब मान लीजिए आपको कोई एक अदर सेट दिया हुआ है R, बस इस R को ही हम लोग रिलेशन बोलते हैं। R ऐसा रिलेशन है, R कह रहा है A इज इक्वल टू B। R एक ऐसा सेट है जहां A और B का वैल्यू बराबर है। तो अगर हम इस में से R निकालें तो ऐसा कौन है जो दोनों एलिमेंट बराबर है। तो देखिए, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि ये 1, 1 है, A और B बराबर है। उसके बाद सेकेंड वाला, ये 2, 2 और ये 3, 3, तो ये हम लोग लिखेंगे 1, 1, फिर 2, 2 और फिर 3, 3। मान लीजिए कि एक ऐसा सेट है, तो यानी कि R जो है वो A क्रॉस A का सबसेट हुआ ना। आपको याद होगा कि जो बड़ा वाला सेट होता है वो बाद में लिखा जाता है और जो छोटा वाला सेट होता है वो पहले लिखा जाता है। अब क्योंकि R का कंप्लीटली सेट A में लाई कर रहा है, दैट्स वाई हम लोग सबसेट का सिंबल देते हैं, ठीक है। और यहीं से हमारे रिलेशन का शुरुआत होता है कि R का वो कौन सा कॉन्सेप्ट था, R के लिए वो क्या डेफिनेशन था जो कि A क्रॉस A को सेटिस्फाई कर गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं रिलेशन। अब आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो अ रिलेशन R कोई भी एक रिलेशन हो सकता है, जैसे हमने यहाँ कुछ ले लिया, इन अ सेट A मतलब कोई भी एक सेट A भी होगा, तो वहां हमें A क्रॉस A चाहिए। उसके बाद दस R इज अ रिलेशन इन अ सेट A, तो R A में एक रिलेशन होगा। इस सिंबल को, ये जो सिंबल है इसको हम लोग पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब R A का सबसेट हो। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि R में हम यहाँ एक फंक्शन पहले से दिया होता 4, 4, 4, 4 भी दिया हुआ है, तो क्या उस कंडीशन में R A क्रॉस A का सबसेट होता? ऑब्वियसली नहीं होता। तो नॉट के लिए हमेशा हम लोग इस सिंबल को काट देते हैं। तो क्या R एक रिलेशन होता? नहीं। अगर सबसेट नहीं है तो R एक रिलेशन नहीं होगा। तो यही ये डेफिनेशन कहता है। फिलहाल अगर कभी भी नॉट आपको रिप्रेजेंट करना हो तो सिंबल्स को बीच से काट दीजिएगा। अब आते हैं कि अगर R A का
रिलेशन हो गया तो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब केवल ये 3 रहता तो ये आर पर बिलोंग, ए बी पर बिलोंग कर रहा है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं ना कि ए बी बिलोंग्स टू आर, देन वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब ए और बी आपस में रिलेटेड है। ये कैपिटल बी नहीं, ये स्मॉल बी होगा और यहाँ भी स्मॉल बी होगा। ए इज रिलेटेड टू बी, और उसको लिखने का तरीका है एंड रिटन एज ए रिलेटेड टू बी। ए मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमेशा पहले लिखा जाता है, आर स्टैंड्स फॉर रिलेटेड टू, और बी मतलब सेकंड एलिमेंट। अगर मान लीजिए ए बी आर से बिलोंग नहीं करेगा, जैसे कि यहाँ हमने जो 4 लिया था वो आर से बिलोंग नहीं कर रहा था, उस कंडीशन में ए इज नॉट रिलेटेड टू बी, और उस कंडीशन में हम लोग आर को बीच से काट देते हैं। ये सारा सिंबल्स हमारे आगे बहुत काम आने वाला है आगे के कॉन्सेप्ट्स में, तो होपफुली आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। एक बार रिवाइंड कर देती हूँ मैं कि जो आर है ना वो रिलेशन सिर्फ और सिर्फ तभी कहलाएगा जब आर के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी सेट्स हैं, वो सारे ए क्रॉस ए में होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट रह जाता है तो आर रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। चलिए अगला टॉपिक हम करते हैं डोमेन। सबसे पहले डोमेन, फिर कोडोमेन, कोडोमेन एंड देन रेंज। देखिए अगर आपको इन तीनों का डेफिनेशन याद है तो फिर आपके लिए आंसर्स निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जो भी चीजें डिपेंड करती है वो डेफिनेशन पर ही डिपेंड करती है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि डोमेन का डेफिनेशन क्या होता है। ये जो डोमेन है ये आखिर क्या होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के जरिए समझना आसान होता है। चलिए मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। कोई एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट है 1, चलिए 7 5, ठीक है। ये हमारा ए है और बी है, तो ए क्रॉस, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 1 7, फिर 1 5, 1 7 1 5 एंड देन 2 7, फिर 2 5, फिर 3 7, फिर 3 5, फिर 4 7 एंड देन 4 5। इसका मतलब है कि आपके पास 2 सेट होना चाहिए और उन दोनों का क्रॉस आपको निकाल लेना है। अगर सवाल में दिया हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको निकाल लेना है। अब पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम उसको यूज करेंगे। ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, ऑल द फर्स्ट एलिमेंट of a set is called domain। जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कहते हैं डोमेन। फिर रेंज क्या होता है, रेंज all the second element of a given set of the form A cross A या A cross B is called range। यहां भी होगा all the first element of a set of the form, लिख देते हैं यहां भी of the form A cross A is called domain। सारे फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग डोमेन कहते हैं और सारे सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं। अब अगर ए क्रॉस ए, यहां से ए क्रॉस बी में से हम लोग आंसर निकाले कि डोमेन क्या होगा, तो सबसे पहले तो डोमेन को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय डॉम आपको लिखना है, ठीक है। और देखिए जैसे मान लीजिए आप ए क्रॉस बी का निकाल रहे हैं तो ए क्रॉस बी हो जाएगा। अगर ए क्रॉस बी को आप आर यानी रिलेशन मान लेते हैं तो डॉम आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉम आर का जो वैल्यू है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो डॉम आर है वो क्या होगा, सिर्फ आपको फर्स्ट एलिमेंट्स आंसर में लिख देना है। तो इस ब्रैकेट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1। अब आप देखिए यहाँ अगेन 1 आ गया, तो 1 को हम लोग एक बार एक सेट में एक ही लिखते हैं ना, तो फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये हो गया हमारा डोमेन। अगर रेंज का बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय रेंज आर। अगर रिलेशन है तो हम उसे रेंज आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ चलिए देखते हैं कि रेंज आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑल द सेकेंड एलिमेंट। तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ क्या है 7 है और 5 है, तो 7 5 फिर 7 5 7 5 है, इसलिए सिर्फ 7 5 होगा, ठीक है। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि फर्स्ट सेट है तो वो डोमेन बना, सेकंड सेट है तो वो रेंज बना, आपको इस हिसाब से नहीं सोचना है। मान लीजिए ये सेकंड सेट दिया ही नहीं होता या फर्स्ट सेट दिया ही नहीं होता तो कैसे पता चलता, तो आपको हमेशा इसी ब्रैकेट से आंसर निकालना है, कंपैरिजन नहीं करना है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं। ब्रैकेट में सेम एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखते हैं, यानी एक कितने भी बार यहाँ लिखा हो लेकिन हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। और डोमेन रेंज का मतलब होता है ऑल द सेकेंड एलिमेंट। तो आप कहेंगे फिर ये कोडोमेन क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कोडोमेन। कोडोमेन का मतलब होता है द सेकेंड सेट, एलिमेंट नहीं, द सेकेंड सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। जो सेकंड सेट होता है ना वही पूरा का पूरा कोडोमेन कहलाता है। बहुत बार सेकंड सेट दिया ही नहीं होता है तो आपको उसके लिए परेशान होने का जरूरत नहीं है। तो ऑल द सेकंड सेट्स आर कॉल्ड कोडोमेन। तो इस क्वेश्चन में, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसमें हमने एग्जांपल लिया था उसमें कोडोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेकंड सेट आपको डायरेक्टली लिखना है 7 और 5। देखिए यहाँ कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल आ गया है। ऐसा हो गया है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डोमेन और रेंज कंप्लीटली डिपेंड करता है हमारे रिलेशन पर कि जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे वो डोमेन कहलाएंगे और जितने भी सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो रेंज कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब मिक्सअप कर देना है, फर्स्ट एलिमेंट को आप डोमेन लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट को रेंज लिखेंगे। अगर कोडोमेन लिखने बोला जाता है तो पूरा का पूरा सेकंड सेट ही आंसर होगा। कोडोमेन को इस वाले प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं होता है, कोडोमेन डायरेक्टली सेकंड सेट होता है। तो यहाँ अभी फिलहाल हमने यहाँ तक जाना रिलेशन का डेफिनेशन, डोमेन, कोडोमेन और रेंज जाना। ये हमारे लिए इसलिए जरूरी था क्योंकि रिलेशन हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमारे पास सेट हो। तो चलिए अब थोड़ा सा हम टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में जान लेते हैं। देखिए रिलेशंस जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन 3 तरह के होते हैं और आपको एग्जाम में यही तीनों रिलेशन बेसिकली प्रूव करने आता है। सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब ये क्या होता है जानते हैं पहले। दूसरा हमारा होता है साइमेट्रिक रिलेशन और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं और रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में हर क्वेश्चन में सिर्फ इन्हीं तीनों रिलेशन को प्रूव करना होता है। देखिए अगर आप एलिमेंट्स का अरेंजमेंट यहाँ पर ही अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगा।
सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव का मतलब समझिए इन जनरल लैंग्वेज में। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ना इन जनरल टर्म में कि अगर यहाँ ए है तो मेरा आंसर भी ए ही होना चाहिए। दैट मीन्स कि ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है ईच एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो हर चीज का ना रिप्रेजेंटेशन का कुछ तरीका होता है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या तरीका है? इफ ए बिलोंग्स टू आर, ए ले लेते हैं, ए कोई एक सेट है। इफ ए, चलिए थोड़ा सा इसको और ठीक कर देते हैं, लेट ए बी अ सेट एंड आर बी अ रिलेशन defined on set A। R एक ऐसा रिलेशन है जो सेट A पर डिफाइन हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे? मान लेते हैं A कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है A पर, ठीक है। सो A मस्ट बिलोंग्स टू R। जो हमारा A है ना वो R पे बिलोंग करना चाहिए। इसका मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास A में कोई एक एलिमेंट हो 1 2 3, ये एलिमेंट्स हो, तो R में ना 1 का रिलेशन अपने आप से यानी 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए, 2 2 एग्जिस्ट करना चाहिए एंड 3 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सिमिलर सेकेंड एलिमेंट भी होना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इस सिंबल को हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। आप साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ए किस घर का है? ए के घर का है। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसको लिखने का तरीका है, आप फर्स्ट एलिमेंट को लिखिए, आप बीच में आर लिखिए। आर स्टैंड्स फॉर, आर का मतलब होता है रिलेटेड टू, ए रिलेटेड टू ए। ए रिलेट कर रहा है ना, फॉर ऑल, दिस सिंबल इज फॉर ऑल, ए बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसा हो पाया इसीलिए आर रिफ्लेक्सिव है। मान लीजिए कि एक सेट होता जिसमें 1 1 तो है, 2 2 तो है, लेकिन 3 3 नहीं होता, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होता? नहीं, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, क्योंकि यहाँ फॉर ऑल लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट के साथ अपना खुद का पेयर होना चाहिए। एक भी अगर मिस कर जाता है तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं सेकंड पार्ट अपना, जो कि है साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? साइमेट्री का मतलब होता है ना एक जैसा या फिर ऑपोजिट। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो अगर किसी ब्रैकेट में ए भी बिलोंग कर रहा है तो उसी ब्रैकेट में बी ए भी होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके सेट में अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो साइमेट्री नहीं होगा, तो ये होना ही चाहिए। दैट्स वाई हम लोग इसी लाइन को रिपीट कर लेंगे, लेट ए बी अ सेट एंड आर बी अ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू, क्योंकि साइमेट्रिक में आपको 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट चाहिए, ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए, क्योंकि हमने सेट क्या लिया है? ए। देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए कि ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। देखिए कहाँ किसका अरेंजमेंट है वो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सेट्स हमेशा आर का होता है और जो एलिमेंट्स है वो हमेशा ए का होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर ऐसा हो रहा है तो यानी कि बी ए मस्ट बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ऐसा होना ही चाहिए,
नहीं हुआ तो ये सिमेट्री नहीं होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर A is related to B, this implies that B is related to A for all AB belongs to A. Therefore R is symmetry. अब आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो चलिए कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताती हूँ कि रिफ्लेक्सिव वन एलिमेंट के लिए होता है। देखिए आप, एक ही एलिमेंट लेकर हम लोग बनाए हैं। जो सिमेट्री रिलेशन होता है वो टू एलिमेंट्स को लेकर बनाया जाता है, यानी कि जो ट्रांजिटिव होगा वो थ्री एलिमेंट्स के लिए होगा, थ्री एलिमेंट्स। अब इसको बताने से पहले देखिए, हम किसी भी चीज के टाइप को जब लिखते हैं तो सिंक चेंज भी कर देते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर पहले रिफ्लेक्सिव करवाया गया है तो उसका रीजन है, एक से शुरुआत होता है ना, आपने देखा ना, 1 2 3, तो आपको रिफ्लेक्सिव से ही शुरू करना है। जब आप रिफ्लेक्सिव कंप्लीट करेंगे तब आप सिमेट्री पे आएंगे और तब आप ट्रांजिटिव पे जाएंगे। तो चलिए फिलहाल हम लोग ट्रांजिटिव पर चलते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है, तीन एलिमेंट्स होना चाहिए, यानी कि लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी ए बी सी बिलोंग कर रहा है ए पे, देन इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखिए ए बी भी आर में बिलोंग कर रहा है, बी सी भी आर में बिलोंग कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए 1 2 है और 2 3 है, तो अब रिजल्टेंट ये निकलता है कि 2 2 कॉमन है तो वो हट जाएगा और 1 3 भी आर पे बिलोंग करना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो लिखेंगे फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए सी है, सॉरी ए सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। मतलब कि अगर ए बी आर पर बिलोंग कर रहा है, बी सी आर पर बिलोंग कर रहा है, तो ए सी भी आर पर बिलोंग करना चाहिए। ये जो सिंबल है ना, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। ये जो सिंबल होता है, इस सिंबल को हम लोग बिलोंग्स टू बोलते हैं, बिलोंग्स टू। तो अब देखिए इसको हम लिखेंगे कैसे, देयरफॉर ए बी को क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू बी लिखेंगे, बी सी को क्या लिखेंगे, एंड बी रिलेटेड टू सी लिखेंगे, और दिस इंप्लाइज डालकर क्या लिखेंगे, ए रिलेटेड टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। तो आप इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कीजिए, आपको अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, एग्जाम में इस पे बहुत बार 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार 6 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन में हो सकता है सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना हो सकता है सिर्फ साइमेट्रिक प्रूफ करना और हो सकता है ट्रांजिटिव प्रूफ करना हो। ये भी हो सकता है कि आपको सेम क्वेश्चन में विद इन तीनों प्रूफ करना है। लेकिन ज्यादातर सवाल में होता क्या है कि आपको प्रूफ करना रहता है कि प्रूव दैट द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और अभी तक मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन का जिक्र ही नहीं किया। तो ये तीनों तो आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। तो देखिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन एक्चुअली में कोई रिलेशन है ही नहीं, इसका कोई अपना पर्टिकुलर फॉर्म है ही नहीं। तो आप डेफिनेशन देखिए, उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। अ रिलेशन विच इज reflexive, symmetry as well as transitive
is called equivalence relation. एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता हो, सिमेट्री को भी और ट्रांजिटिव को भी, तो उसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यानी कि आपको जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना हो, आप पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, फिर सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, फिर ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, और तब नीचे लिख देंगे कि सिंस दिस रिलेशन सेटिस्फाई ऑल द थ्री रिलेशंस, सो इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई एक रिलेशन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, वो सिमेट्री नहीं आया, रिफ्लेक्सिव भी आ गया, ट्रांजिटिव भी आ गया, मान लीजिए सिमेट्री नहीं आया, तो क्या वो इक्विवेलेंस होगा? नहीं। जब तक ये तीनों सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कहलाएगा। इक्विवेलेंस होने के लिए हर हाल में तीनों रिलेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट वीडियोस था। अगले जो वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं उसमें बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब सीबीएसई ने कुछ चेंजेस कर दिए हैं जिसमें वो आपको 20 मार्क्स के एमसीक्यूज देते हैं। तो ये सारा जो छोटा छोटा डेफिनेशन है, छोटा छोटा क्वेश्चंस है, पहले वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, बट अब वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एमसीक्यूज भी करना है एग्जाम में। और मैं आपको कंप्लीटली सीबीएसई के न्यू पैटर्न पे बेस्ड मैथमेटिक्स के अंडर ही पढ़ाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।